नमस्कार। इतिहास अक्सर हमें लगता है कि ये बस लड़ाइयों और तारीखों की कहानी है, लेकिन असल में ये विचारों का युद्ध क्षेत्र है। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक सम्राट का दिमाग, सिर्फ एक सोच, मुगल साम्राज्य जैसी इतनी बड़ी ताकत को बना भी सकती थी और फिर उसे बिखेर भी सकती थी। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत किसी लड़ाई से नहीं करते, बल्कि उस चीज से करते हैं जो किसी भी तलवार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। एक आइडिया, एक विचार। सारा खेल असल में यही है, दिमाग में। साम्राज्य यहीं बनते हैं और यहीं बिगड़ते हैं। तलवारें तो बहुत बाद में उठती हैं, असली पावर सेंटर तो यही है। और शायद जो माथे पर चंदन लगाने की हमारी परंपरा है, वो भी हमें यही याद दिलाती है कि सबसे बड़ा युद्ध वो तो हमारे अपने विचारों में ही लड़ा जाता है। जरा सोचिए, एक अकेले आइडिया ने ओला, उबर और ब्लिंकिट जैसी कंपनियां खड़ी कर दी। उन्होंने बस एक जरूरत को पहचाना और हमारी पूरी दुनिया ही बदल दी। ये इस बात का सबूत है कि एक सोच में कितनी जबरदस्त ताकत होती है। और यही ताकत, यही एक आइडिया बड़े से बड़े साम्राज्यों को बना भी सकता है और उन्हें तोड़ भी सकता है। तो चलिए आज की दुनिया से वापस इतिहास में चलते हैं और मुगल साम्राज्य की इस शानदार कहानी को इसी नजरिए से देखते हैं। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा वो लोग हैं जिन्होंने इस बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी थी। यहाँ दो बिल्कुल अलग तरह की मानसिकताएं टकरा रही हैं। एक तरफ है राणा सांगा, जो जुनून और जोश से भरे हुए थे। लेकिन देखिए, युद्ध सिर्फ जोश से नहीं जीते जाते। दूसरी तरफ था बाबर, जो हर तरह की मुश्किलों से घिरा होने के बावजूद एकदम शांत और स्ट्रेटेजिक था। नतीजा क्या हुआ? जुनून पर धैर्य की जीत हुई और बाबर ने एक ऐसे राजवंश की नींव डाली जो सदियों तक चलने वाला था। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। बाबर के बेटे हुमायूं के दौर में इस नए राजवंश पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आती है। साल 1540 में वो अपना पूरा का पूरा साम्राज्य खो देता है। शेरशाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं एक भगोड़ा है। हिंदुस्तान उसके हाथ से जा चुका है और वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। मतलब हालात इससे ज्यादा बुरे नहीं हो सकते थे। तो ऐसे में जब सब कुछ लुट चुका हो, तो एक भगोड़े राजा की सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? शादी का प्रस्ताव भेजना। जी हाँ, एक भगोड़े के तौर पर कहीं पनाह लिए वे हुमायूं हमीदा बानो बेगम को देखते ही फौरन शादी का पैगाम भेज देते हैं। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये उनका अटूट आत्मविश्वास दिखाता है कि जब सब कुछ खत्म हो चुका था, तब भी वो एक डायनेस्टी को आगे बढ़ाने के बारे में, भविष्य के बारे में सोच रहे थे। और अब आते हैं साम्राज्य के असली आर्किटेक्ट पर, अकबर। उनका मूल सिद्धांत बहुत सरल था। जो भी प्रतिभाशाली लोग हैं, उन्हें एक साथ लाओ, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। नवरत्नों का आइडिया यही तो था। उनकी राजपूत नीति, धार्मिक नीति और मनसबदारी सिस्टम, जो आज की सिविल सर्विसेज का शुरुआती रूप था, इन सब ने साम्राज्य को एक मजबूत ढांचा और ताकत दी। अकबर के बाद साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था। लेकिन कहते हैं ना, जब आप सबसे ऊपर होते हैं, तभी पहली दरारें दिखनी शुरू होती हैं। शाहजहां, इनको शौक था रियल एस्टेट का। जमीन खरीदो, आलीशान इमारतें बनवाओ। और उनकी बनाई शानदार इमारतें आज भी खड़ी हैं। लेकिन एक बिल्डर के रूप में उनकी इस विरासत की कीमत साम्राज्य को चुकानी पड़ी, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह शुरू हुआ। सबसे पहले भव्य इमारतों ने शाही खजाना खाली कर दिया। फिर अकाल ने संकट को और भी गहरा कर दिया। पैसे की कमी को पूरा करने के लिए साम्राज्य ने जाटों और मराठों जैसी क्षेत्रीय ताकतों पर जबरदस्त टैक्स लगा दिए। और नतीजा, चारों तरफ विद्रोह की आग भड़क उठी। शाहजहां अपनी विरासत तो बना रहा था, लेकिन अनजाने में वो साम्राज्य के पतन की नींव भी रख रहा था। और अब हम आते हैं साम्राज्य के पतन के सबसे अहम किरदार पर, औरंगजेब। एक ऐसा इंसान जो बहुत मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन एक शासक के तौर पर उसमें स्ट्रेटेजिक विजन की कमी थी। अब यहाँ पर ना अकबर और औरंगजेब के बीच का फर्क एकदम साफ दिखता है। देखिए, जब एक नई शक्ति का उदय हुआ, शिवाजी, तो अकबर का तरीका क्या होता? वो उन्हें दोस्त बना लेते। उनकी सोच थी, काबिल आदमी है तो दोस्त बनाओ। लेकिन औरंगजेब, उन्होंने हर ऑपोजिशन को कुचलने की कोशिश की। नतीजा क्या हुआ? साम्राज्य मजबूत होने की जगह कमजोर होता चला गया। 22 साल
सोचिए, औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के 22 साल डेक्कन में एक ऐसे अभियान में फंसकर बिता दिए जिसका कोई नतीजा नहीं निकलना था। इस वजह से साम्राज्य के संसाधन और ध्यान दोनों खत्म हो गए। दिल्ली असुरक्षित पड़ी थी, लेकिन वो डेक्कन में ही बैठा रहा। जिंदगी के आखिर में जाकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने बेटे को एक खत में लिखा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने गलत लोगों को अपने साथ रखा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास सब कुछ था, सिवाय कॉमन सेंस के, जो शायद दुनिया की सबसे अनकॉमन चीज है। लेकिन जब एक साम्राज्य कमजोर होता है तो उसकी जगह लेने के लिए नई ताकतें हमेशा तैयार रहती हैं। और जो लोग इस खाली जगह को भरने आए, वो अपने साथ नई आइडियाज लेकर आए। छत्रपति शिवाजी ने एक बहुत ही शक्तिशाली विचार दिया, मराठा स्वराज। उन्होंने देखा कि मराठे मुगलों और बीजापुर दोनों के लिए लड़ रहे थे, मर रहे थे, लेकिन फायदा किसी और का हो रहा था। उन्होंने कहा, जब लड़ना भी हमें है और मरना भी हमें है, तो हम दूसरों के लिए क्यों लड़ें? हम अपने लिए लड़ेंगे और अपना राज्य बनाएंगे। इस एक विचार ने मराठों को एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी और एक मकसद दिया। और जब ये सब चल रहा था, एक नई ताकत, यूरोपियन, चुपचाप ये सारा खेल देख रही थी और सीख रही थी। वो इन अंदरूनी झगड़ों को देख रहे थे और अपनी चालें चल रहे थे। ये फॉर्मूला फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्स का था और ये बहुत सरल लेकिन ब्रिलियंट था। हिंदुस्तानियों को ही राजा बनाओ, उन्हीं से पैसा लो, उनके पैसे से उन्हीं की सेना बनाओ और फिर उसी सेना का इस्तेमाल करके उन पर कब्जा कर लो। बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी फॉर्मूले को और भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। औरंगजेब अपनी निजी जिंदगी में बहुत ईमानदार था, लेकिन उसकी सोच ने साम्राज्य को डुबो दिया। वहीं अकबर की नीतियां प्रैक्टिकल थीं और उन्होंने साम्राज्य को बनाया। तो एक लीडर के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, पर्सनल इंटेग्रिटी या स्ट्रेटेजिक कॉमन सेंस? क्योंकि जैसा हमने देखा, सारा खेल दिमाग का ही है। इस पर सोचिएगा जरूर।